lecture 5, we were discussing about centripetal force and centrifugal force. So in this lecture, as we decided earlier, we are going to take applications of circular motion. Alright? So ये लेक्चर वही बच्चे आगे कंटिन्यू करें जो लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं. राइट? चलिए, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमम सेफ स्पीड, और आई कैन से मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड बच्चों. अच्छा, ये टॉपिक कहता क्या पहले वो देखते हैं. चलो, सो अगर मान लीजिए आपकी कोई कार है और वो कार एक कर्व पर टर्न लेने वाली है, तो उस कार को जो मैक्सिमम स्पीड अलाउड है या वो मैक्सिमम स्पीड जिससे कार सेफ टर्न ले सकती है. देखो, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से भी जा सकते हो पर उसके नुकसान भी है. राइट? सो अब हमको ये देखना है कि किसी भी टर्न पर कार कितनी मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले सकती है. फिर देखेंगे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें क्या लिमिटेशंस है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड. सो कर्व्ड आप जानते हो, तो लेवल कैसे हुआ सर? सो व्हेन आई से कर्व्ड लेवल रोड, रोड पर टर्न होगा और रोड का अंदर वाला साइड और बाहर वाला साइड. सो अंदर वाला साइड यानी ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ रोड हियर. सो मान लीजिए ऐसे एक रोड है, ये टर्न और ये आपका रोड है. सो दिस अगर इस तरफ सेंटर है, सो दिस वी कॉल एज इनर एज ऑफ द रोड एंड दिस वी कॉल एज आउटर एज ऑफ द रोड. सो अगर अंदर वाला एज और बाहर वाला एज दोनों एक ही लेवल पर है तो उसको बोलेंगे लेवल्ड रोड. सो एक टर्न होगा जिसमें अंदर वाला एज और मतलब आपका रोड बेसिकली प्लेन है, दोनों ही जो लेवल्स है अंदर वाला बाहर वाला एक ही हाइट पर है. सो अलग अलग हाइट पर भी होता है, देखेंगे. सो ये सिचुएशन में अगर आपकी कार टर्न ले रही है, सो मान लीजिए ये जो मेरा डस्टर है वो एक कार की तरह एक्ट कर रहा है. ये कार यहाँ से आई और वो ऐसे ऐसे टर्न लेकर के सेफली चली जानी चाहिए. आपने देखा होगा या आप खुद भी ये विजुअलाइज कर सकते हो बच्चों कि अगर इस कार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही हुई तो ये कार ऐसे टर्न की जगह पर ऐसे स्किड हो जाती है. तो वो स्किड क्यों होती है और वो कार टर्न कैसे लेती है, कितनी स्पीड से सेफली टर्न ले पाएगी, ये सारा डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, दो बेसिक्स जो हम रिवाइज कर लेते हैं. एक तो बच्चों ये है, जैसे मान लीजिए ऐसे एक प्लेन सरफेस है और उस पर मान लीजिए हमने एक ब्लॉक को रखा है, डब्बा, ये डब्बा. अब इसका अगर मान लीजिए मास m है, देन वी ऑल नो दैट इसका वेट विल बी mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. अब मान लीजिए अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा, इट्स अ रफ सरफेस, सो डेफिनेटली फ्रिक्शन आएगा. फ्रिक्शन इस तरफ होगा. एक और फोर्स जो वेट की वजह से आएगा, जो सरफेस उस पर एग्जर्ट करेगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट? सो अगर इस ब्लॉक की टेंडेंसी इस तरफ जाने की है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. अच्छा, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन में आपको रिलेशन है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू वो म्यू इनटू एन होती है. ठीक है? सो ये सारा बेसिक्स आप लॉज ऑफ मोशन नाम के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हो. वेट आप जानते हो, रिएक्शन जो सरफेस देगा वो नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द सरफेस. और अगर टेंडेंसी इस डायग्राम में अगर मैं ऐसा खड़ा हूं लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शन विल बी ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. आर वी क्लियर? ये बेसिक फोर्सेस आपको पता होने चाहिए. अब देखते हैं बच्चों कि अपनी जो कार है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड से सेफ टर्न कर पाएगी. तो सर वो पैरामीटर कैसे डिसाइड किया जाएगा? मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी कार इस रोड पर टर्न लेने वाली है तो आपकी कार कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन. और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा होगा? वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इस केस में? लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, यस, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. सो अगर सोच, उसको टर्न लेने के लिए जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड कर देगा तो आपका कार सेफली टर्न ले लेगा. यानी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है 100 मार्क का और 35 मार्क्स आर द पासिंग मार्क्स, अगर आप पेपर 35 मार्क्स का राइट अटेम्प्ट करो,
सो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, मतलब कम से कम उतना तो आपको राइट करना पड़ेगा। इन द सेम वे बच्चों, टू टेक सेफ टर्न जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, अगर उतना ही फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दे तो आपका कार सेफली टर्न लेगा। पहले क्या ये बात आपके दिमाग में आ रही है? वापस से, कार जब टर्न ले रहा है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने वाला है? तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने वाला है। अब जितना टर्न के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर उतना कौन प्रोवाइड कर देगा? फ्रिक्शन, तो काम बन जाएगा। बट सोचो अगर ऐसा हुआ कि टर्न लेने के लिए मुझे 100 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और फ्रिक्शन सिर्फ 80 अवेलेबल है, तो आपको जितना चाहिए उतना फ्रिक्शन दे नहीं पाएगा और उस केस में आपका टर्न फिर सेफ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को भी मैथमेटिकली डिराइव करके बताते हैं। आप रेडी हैं? शाबाश। सो ये एक लेवल्ड रोड है, मतलब अंदर वाला साइड और बाहर वाला साइड एक ही लेवल पर है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। द रोड्स आर लाइक दिस। ओके, सो मान लीजिए इस रोड पर एक व्हीकल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, या एक कार ट्रैवल कर रही है। मान लीजिए, अच्छा ये सेंटर है। ओके, सो मान लीजिए एक कार है, हम कार को पीछे से व्यू कर रहे हैं बच्चों। सो ऑल वी कैन सी इज द बैक साइड ऑफ द कार एंड दीज आर द व्हील्स ऑफ द कार। ये कार के व्हील्स है। अब तो अगर आप एग्जाम में एक्सप्लेन करना चाहो तो आप अच्छे से क्या लिखोगे? कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v ऑन अ कर्व लेवल्ड रोड ऑफ रेडियस r। सो आपने एक कार लिया जिसका मास m है, वो v स्पीड के साथ एक कर्व लेवल रोड पर टर्न कर रहा है, चल रहा है। इस सिचुएशन में इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? तो इस सिचुएशन में इस पर लगने वाला फोर्स, चूंकि रोड ऐसा है, सबसे पहले तो उस पर वेट एक्ट कर रहा होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल टू द रोड सरफेस, ऐसा लग रहा होगा। और फ्रिक्शन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, वो अंदर की तरफ होगा। आर वी क्लियर? सो नाउ ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आर वी क्लियर? समझ में आया? ओके, अब अगर आपका कार सेफ टर्न लेना चाहता है तो इसका मतलब कार इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर कार इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। आपकी कार पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? आपकी कार पे लगने वाला फोर्स, सबसे पहले तो उसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। जितना वेट नीचे है, क्या उतना ही उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है? बराबर है। अब अगर हम कार से बाहर निकल के कार के मोशन को पढ़ें तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी कार टर्न ले रही है, या वो कार टर्न ले रही है क्योंकि उसको जितना टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बराबर है। और जो लोग कार के अंदर बैठे होंगे, ऑल्दो उनको ये महसूस होगा कि कोई बाहर धक्का दे रहा है, फिर भी वो बाहर नहीं जा रहे, तो वो क्या बोलेंगे कि जितना हम पर बाहर की तरफ फोर्स है उतना ही हम पर अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसलिए हमारे पर नेट फोर्स 0 है। फिर से इस डायरेक्शन में फोर्स सभी एक ही बोलेंगे, जितना वेट उतना रिएक्शन। कोई अगर बाहर से देखेगा तो वो क्या बोलेगा? अरे कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो कार को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। जो कार के अंदर बैठा है वो क्या बोलेगा? मेरी कार टर्न ले रही है, मुझे बाहर की तरफ धक्का लग रहा है, लेकिन मैं बाहर जा नहीं रहा हूं क्योंकि जितना मुझ पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन होगा। क्या जो मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर कौन है, इनर्शियल वाला या तो नॉन इनर्शियल वाला, वो इस कार के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकता है। इसका इक्विलिब्रियम अगर मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस 0, नॉर्मल रिएक्शन mg को कैंसिल कर रहा है, और एक्स डायरेक्शन में जितना फ्रिक्शन उतना सेंट्रीपिटल फोर्स है, या फ्रिक्शन एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, इसलिए आपकी कार स्किड नहीं करेगी। मैं वापस से बताता हूं बच्चों, या डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। अगर कार की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा नॉर्मल स्पीड है तो वो ऐसे मस्त टर्न ले लेगा, तो अगर ज्यादा स्पीड है तो कार ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? पक्का? श्योर? ओके। अब कई बार एक डाउट आता है, सर आपकी कार तो आगे जा रही है तो फ्रिक्शन तो पीछे लगना चाहिए, अंदर की तरफ कैसे लग रहा है?
तो आपको बच्चों इसको ना बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सोचना पड़ेगा। हमको लगता है ऐसे कि कार आगे जा रही है, पर इफ यू सी माय डियर स्टूडेंट, हर छोटे छोटे इंटरवल में अगर आपकी कार ऐसे टर्न लेना चाहती है तो वो रोड के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। जस्ट इमेजिन कर, कार का जो टेंडेंसी वो बाहर जाने का है। क्यों सर? अरे कार अगर ऐसे जा रहा था तो उसका बिना लॉज ऑफ मोशन या बिना न्यूटन्स लॉ या ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन कहने से ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल तो ये बाहर ही जा रहा है। सो रोड के रिस्पेक्ट में उधर खिसकने की कोशिश कर रहा है, बट फ्रिक्शन उसको अंदर ले रहा है। आर यू एबल टू गेट इट? फिर से देखिए, अगर अच्छा यहां से आपकी कार आई ऐसे, इसका नेचुरल टेंडेंसी तो ऐसे जाने का होगा ना, अलोंग द टेंजेंट होगा। पर अगर आपकी कार ऐसे अंदर आ रही है तो इसका नेचुरल टेंडेंसी रोड के रिस्पेक्ट में इधर जाने का है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अरे कार जब टर्न लेगा तो स्किड करेगा, स्किड करेगा तो आगे जाएगा या साइड जाएगा, साइड जाएगा तो फ्रिक्शन इस तरफ आएगा। क्या जो मैंने बोला वो समझा? पक्का? श्योर? या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो बच्चों, देखो ये उसी को ज़्यादा अच्छे से समझेगा जो एक्चुअली, अच्छा नहीं तो ऐसे विजुअलाइज करो। हम मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ, जैसे यही कार मैं चला रहा हूँ और हमारी कार को राइट की तरफ टर्न लेना है। सो अगर मैं राइट की तरफ टर्न लेना, स्टीयरिंग जब ऐसे टर्न करूंगा तो जो टायर ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, सो रोड के रिस्पेक्ट में वो ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। विजुअलाइज कर, वापस से देख। अगर मेरी कार ऐसे चल रही है और मान लीजिए मैं इस तरफ टर्न ले रहा हूं तो मैं स्टीयरिंग ऐसे घुमाऊंगा। जब मैं स्टीयरिंग ऐसे घुमाता हूं तो नीचे व्हील है वो ऐसे बाहर की तरफ जाता है। सोच जरा, व्हील्स अगर स्ट्रेट चल रहा है तो व्हील्स ऐसे चल रहा होगा। अब अगर मैं राइट की तरफ टर्न लूंगा तो व्हील ऐसा होगा, ऐसा। सो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। तो जब आपकी कार स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो वो लॉजिक बराबर है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तभी तो कार आगे जा रही है। फ्रिक्शन अगर होगा ही नहीं तो कार स्लिप करेगी एक ही जगह पर, वो आगे जा ही नहीं पाएगी। समझ में? अब जब आपकी कार टर्न है, जैसे कार स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो टायर ऐसे चल रहे होंगे। प्लीज विजुअलाइज कर। अब अगर मान लीजिए मैं राइट की तरफ टर्न है तो ये टायर ऐसे बाहर जाएगा। ये जब ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये ऐसे मूव करे, इनफैक्ट ये भी ऐसे मूव करे, तो फ्रिक्शन अंदर लग रहा होगा। अभी समझ में आया? अगर आप क्या घर पर टॉय हो, टॉय कार, तो आप उससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो जो मैं कह रहा हूं। आपको जब टर्न लेंगे तो व्हील्स को देखना, वो बाहर, जैसे अगर आप राइट, अगर मैं इस तरफ टर्न ले रहा हूं ऑन द राइट साइड फॉर एग्जाम्पल, ऐसे व्हील टर्न करूंगा तो टायर ऐसे बाहर आएगा, बाहर ऐसे जाना था, ऐसे घूमेगा। अगर वो ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन इधर आएगा ना, क्योंकि ये इस तरफ से मूव रोड के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है। श्योर? इट्स अ वेरी कॉमन डाउट। सो अब अपनी कार अगर इक्विलिब्रियम में है बच्चों फाइनली, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा होगा, या वेट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कार, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कार, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कार अलोंग y एक्सिस, इफ आई से, अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं, मैंने इसको y एक्सिस माना है बच्चों, इसको x माना है। अलोंग y एक्सिस इफ आई से नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg, एंड अलोंग x एक्सिस क्या बोलेंगे? मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चों। अलोंग x एक्सिस क्या बोलेंगे? कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, एम ओमेगा स्क्वायर आर था, मैंने कहा था बाय हार्ट कर लीजिए। उसका एक और फॉर्म है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जस्ट इन केस अगर उस दिन नहीं डिस्कस किया होगा तो, सेंट्रीपिटल फोर्सेस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाय आर, ओमेगा इज वी बाय आर, सो आई कैन से वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, व्हेन यू सिंप्लीफाई यू गेट एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अपनी कार पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा? तो मैं बोलूंगा एम वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर विच इज रोड का रेडियस, दैट शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? अब बच्चों यहां पर एक मस्त डिस्कशन है, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। किताबों में जैसा लिखा वैसा नहीं पढ़ना चाहिए आपने। मुझे पता टायर और रोड ये दोनों फिक्स है, टायर का नेचर और रोड का नेचर फिक्स है, तो मैं बोलूंगा दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फिक्स है।
अगर दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फिक्स है, इसका मतलब बोल सकता हूं कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट है। पर मुझे बता, क्या कार की स्पीड फिक्स है? जरा सोचना होगा बच्चों प्लीज। रोड वो का वही, टायर्स वो के वही, तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शन वही है। बट कार, सेम कार, मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं, एक ही कार को पर्सन 1 लेकर के जा रहा है 10 की स्पीड से, सेम कार वापस आई 20 की स्पीड, 30 की स्पीड। सो कार वही है, रोड वही है, फ्रिक्शन उतना ही है, बट अलग अलग पर्सन अलग अलग स्पीड से लेके जा सकते हैं। सो मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों कि जैसे जैसे कार का स्पीड बढ़ेगा, कार को टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सिंस उसका फॉर्मूला mv²/r है, क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ते जाएगी? As velocity of the vehicle increases, the required centripetal force also increases. अगर कार की स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? उसको टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, वो भी ज्यादा हो गया। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन उतना देना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसको एग्जांपल से दूं, मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, 5 मिनट पूरा देना मुझे, मान लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 है, 100। अब कार की इनिशियल स्पीड इतनी है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स खाली 60 चाहिए, तो क्या फ्रिक्शन दे पाएगा? यस। क्या फ्रिक्शन अभी भी 100 देगा? नहीं ना, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखो 60 चाहिए, मैं 60 देगा तुझे। अब कार की स्पीड इंक्रीज की और सेंट्रीपिटल फोर्स 70 चाहिए, क्या फ्रिक्शन 70 दे पाएगा? क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 100 है, ले खुश रहे। 100 देगा नहीं, 70 देगा, क्योंकि इसको 70 चाहिए। 80 होगा तो 80 देगा, 90 होगा तो 90 देगा, 100 होगा तो 100 देगा। पर जैसे 110 की जरूरत होगी, क्या ये उतना दे पाएगा? नहीं, क्योंकि इस पर लिमिट है। यानी आपके कार की स्पीड जब तक उतनी है कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स 100 से कम है, तब तक उसका टर्न सेफ होगा। पर जैसे ही कार की स्पीड उतने से ज्यादा हो गई कि अभी सेंट्रीपिटल फोर्स हमको 100 से ज्यादा चाहिए, तो फिर जो फ्रिक्शन है वो उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। जैसे बुक की लैंग्वेज है, एज वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। Initially, force of friction is capable of providing the force of the necessary centripetal force. But if the velocity of the car increases beyond a particular value, then force of friction won't be sufficient. Won't be able to nahi. It won't be sufficient to provide the necessary centripetal force. And in that case, our car is likely to skid. उस केस में कार टर्निंग लेगी बाहर चली जाएगी, तो उसका टर्न सेफ नहीं हुआ। ठीक है, फिर से थोड़ा दिमाग पर जोर दे और समझ अच्छे से, और पहली बार में आ गया तो अच्छी बात है। जैसे से कार का वेलोसिटी या स्पीड बढ़ेगा, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा? तो फ्रिक्शन इनिशियली देगा, ले भाई 60 ले, 70 ले, 80 ले, 90 ले, 100 ले, 110 नहीं है मेरे पास, तो उस वक्त कार स्किड हो जाएगी। अब कई जगह पर ऐसा लिखा जाता है कि व्हेन v विल बी इक्वल टू v मैक्स, f विल बी इक्वल टू f मैक्स। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। ये गलत है ना बच्चों। वेलोसिटी पे लिमिट है कि फ्रिक्शन पे लिमिट है? फ्रिक्शन ना। तो मैं ऐसा बोलना चाहिए ना, जिस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग की वैल्यू तक पहुंच जाएगा, उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए सेफ टर्न के लिए। वापस से समझ, मैं ऐसे भी बोल सकता था एकदम इजी काम कम करने के लिए, जब v मैक्स होगा तो f मैक्स होना चाहिए। पर सच में ऐसा है क्या? नहीं बच्चा, फोर्स पे लिमिट है। तो जो फोर्स या फ्रिक्शन की वैल्यू जब लिमिटिंग होगी, उस वक्त कार की जो वेलोसिटी होगी वो उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है। सो f के हिसाब से v मैक्स डिसाइड होगा, v मैक्स के हिसाब से f डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि इस पे कंट्रोल है ना, इस पे थोड़ी ना कंट्रोल है। नहीं समझ में आया? सो व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, at that time whatever is the value of velocity, that should be the maximum safe speed. So for say for example, for a particular value of v, if the centripetal force equals limiting force of friction, then that value of v will be taken as v max. आया समझ में बच्चों? ऐसा मत बोलना गधे की तरह v max तो f max, नहीं, कभी मत बोलना।
एफ जब एफ मैक्स के बराबर होगा उस वक्त जो वी होगा वो वी मैक्स होगा. दैट इज द लिमिटिंग, आई मीन टू से द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ कर्व लेवल रोड. क्या क्या याद रखना है? कर्व लेवल रोड होना चाहिए. एफ मैक्स के हिसाब से वी मैक्स ढूंढा जाता है, न कि वी मैक्स के हिसाब से एफ मैक्स. अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया किससे? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. एफ मैक्स है ना लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आपका कार बचेगा या स्किड होगा? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो जितना आपको चाहिए उतना देने वाला ही नहीं है, तो आपकी कार स्किड कर जाएगी. सो इन दिस केस कार विल स्किड. सो सेफ टर्न के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, या एफ मैक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपीएफ. यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दैट टाइम. ओके, चलो आई विल डिस्कस दीज 2 पॉइंट्स अगेन व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, चलो. सो एक काम करता हूं, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन यहां लिख देता हूं वापस से. सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर. कैसे आया तो मैं बता चुका हूं. ओके, नाउ फॉर एफ टू बी इक्वल टू एफ मैक्स, वो v होगा उसको हम v मैक्स लिखेंगे. लेट अस पुट दैट हियर. सो आई गेट m v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू f मैक्स. But yes, tell me. But F max is mu into normal reaction. Therefore, m v max square by r will be equal to mu into normal reaction. From equation number 1, normal reaction is mg. So m v max square by r will be equal to m into g. So mass cancel हुआ और maximum safe speed का फॉर्मूला टेकिंग स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी म्यू इनटू एन होना चाहिए यहाँ पर, तो आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट म्यू हियर. म्यू एम जी, एम कैन बी कैंसल्ड, फॉर्मूला आएगा म्यू आर जी. दिस इज द फॉर्मूला. वी मैक्स इज रूट ऑफ म्यू आर जी. ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ कर्व लेवल रोड. मैं वापस कहूंगा बच्चों, 2 डाउट यहां पर होते हैं. एक, सर कार आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए. वो स्ट्रेट रोड पर जब आपकी कार टर्न ले रही है तो उसके व्हील बाहर जाने की टेंडेंसी रखता है, तो फ्रिक्शन अंदर लगने की टेंडेंसी होगी, या फ्रिक्शन अंदर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन सेंटर के पास है. दूसरा, वो आप किताबों की तरह मत बोलना जब वी मैक्स तो एफ मैक्स नहीं. एफ मैक्स जब फ्रिक्शन एफ मैक्स के बराबर पहुंच गया उस वक्त जो वेलोसिटी है वो उसका वी मैक्स लेना पड़ेगा. ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड. मैक्सिमम सेफ स्पीड on a curved level road is given by Vmax equal to square root of mu rg. Okay, so now you can copy it please. अच्छे से कॉपी कर लो और फिर हम देखते हैं कि इस पे क्या लिमिटेशंस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग. ओके, चलो आई होप सबने स्क्रीन को पॉज करके को नोट कर लिया. अब बच्चों, भले ही हमने मैक्सिमम सेफ स्पीड तो फाइंड कर ली है, बट जब मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड कर रहे हो तो इस वाले केस में बच्चों आपने एक चीज नोट करी होगी. क्या सर? कि हम टर्न लेने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? हम टर्न लेने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? जब हम टर्न ले रहे हैं तो वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स. जब हम टर्न ले रहे हैं तो हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. सो लिमिटेशन ऑफ वी मैक्स इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी. जब हम टर्न ले रहे बच्चों तो लिमिटेशन है. अगर हम टर्न लेते समय इस वाले फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है, सो देयर आर सम लिमिटेशंस. व्हाट आर द लिमिटेशंस? पहली बात, मुझे एक बात बताओ. क्या सर? कि अगर वेलोसिटी ऑफ कार इज ग्रेटर देन वी मैक्स, इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज ग्रेटर देन वी मैक्स, तो कार को टर्न लेना सेफ होगा क्या? नहीं, आपका कार विल स्किड. क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू. इफ वेलोसिटी ऑफ कार is greater than maximum safe speed,
then force of friction won't be sufficient to provide the necessary centripetal force. In that case your car is likely to skid. सुन अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं. If velocity of car is greater than Vmax, then force of friction won't be sufficient to provide the necessary centripetal force, and in that case the car is likely to skid. सर्कल कंप्लीट ही नहीं करेगा, टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा, जो डेंजरस होगा. तो सर इसमें फ्रिक्शन की क्या गलती है? बेसिकली मैं आपको लिमिटेशन में फ्रिक्शन की गलतियां बता रहा हूँ. तो बोले कि सर फ्रिक्शन की क्या गलती हो? तो ड्राइवर की गलती है, उसने उतने से स्पीड क्यों लेके गया. चल ठीक है, ड्राइवर की गलती. मैं भी मानता हूँ कि उसने साइन बोर्ड देखा नहीं. कौन सा साइन बोर्ड? कभी अगर आपने रोड से ट्रैवल किया है तो जहाँ टर्न होता है वहाँ से बोर्ड लिखे होते हैं कि व्हीकल का स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मेरे कार के ड्राइवर ने उसको नहीं देखा और उसने टर्न ले लिया ज़्यादा स्पीड से. चलो इसकी गलती है, बट फिर भी मैं ऐसा ये लिमिटेशन तो बता सकता हूँ ना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू. if velocity of the car is greater than Vmax, force of friction won't be sufficient to provide the necessary centripetal force, and the car is likely to skid. This limitation you will write in your notebook the way I am explaining. If the velocity of इसका first में क्या लिखोगे? Force of friction is not sufficient, or it has a limiting value. When the velocity of car is greater than Vmax, force of friction won't be sufficient to provide necessary centripetal force. In that case, the car is likely to skid. और नॉर्मली बच्चे ऐसे बोलते सर वो तो ड्राइवर की मिस्टेक है, फ्रिक्शन की क्या मिस्टेक है? देख मैं बताता हूँ. सो पहला पॉइंट है कि फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू. फ्रिक्शन हैज लिमिटिंग वैल्यू. फ्रिक्शन हैज लिमिटिंग वैल्यू. दूसरा प्रॉब्लम देख क्या है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू ना, लिमिटिंग वैल्यू इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी तो फिक्स नहीं है. क्यों सर? आपने पढ़ रखा है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू एन, क्या वो म्यू पर डिपेंडेंट है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर. और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है. यानी अगर आपका जो रोड है जिस पे कार चलने वाली है, अगर वो रोड वेट हो गया ड्यू टू रेन, या कोई व्हीकल चल रहा है और कभी उसका ऑयल टैंक अगर लीक कर रहा है तो रास्ते में ऑयल गिरा हुआ है, तो रोड एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कंसिडरेबली कम हो जाएगा. तो मान लीजिए बोर्ड लगा था कि 80 की स्पीड सेफ है, पर रोड गीला होने की वजह से या ऑयल गिरने की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो चुका है. तो जितना ड्राई रोड पर आपको फ्रिक्शन मिल रहा था उतना अब नहीं मिलेगा. तो हो सकता है कि ये कंडीशन में मैक्सिमम सेफ स्पीड 20 है. अब तो ड्राइवर की गलती नहीं है, वो तो बोर्ड के हिसाब से चल रहा था, पर रोड गीला था, स्लिप कर गया वो. तो हम ऐसा बोलेंगे बोर्ड सीजनल होना चाहिए. ड्राई रोड इतना स्पीड, वेट रोड इतना स्पीड, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना. अभी मान गया. सो जो लिमिटिंग टेक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है, अगर वो भी कांस्टेंट हो तो मैं चला लूं. वो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी फिक्स नहीं है. दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. ये बात समझ में है आपको? हाँ बच्चों, ओके. सो अच्छा, तीसरा, फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल फोर्स. सेम जो अभी मैंने बोला वही. और चौथा, जितना ज्यादा आप फ्रिक्शन करने जाओगे, मतलब जितना ज्यादा आप रफ सरफेस बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपका कार का टायर का वेयर एंड टेयर होगा. जितना नया टायर होगा उतना ग्रिप ज्यादा करेगा, फ्रिक्शन अच्छा मिलेगा. जितने टायर पुराने होते जाएंगे वो स्मूथ होते जाएंगे, फ्रिक्शन रिड्यूस होता जाएगा. तो सोचो स्पीड बोर्ड क्या होना चाहिए, नया टायर इतना, पुराना टायर इतना, 2000 किलोमीटर चला तो इतना. ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर. क्यों नहीं होता है? वो अगला कॉन्सेप्ट है. तो फ्रिक्शन पे हम अगर रिलाई करेंगे तो क्या क्या नुकसान है? पहला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट. दूसरा, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट. तीसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल फोर्स. अगर कोई कभी भी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर आपने साइकिल चलाई या स्कूटी चलाई, स्पेशली 2 व्हीलर्स, और रोड अगर गीला है या ऑयल गिरा हुआ है और अगर आप ब्रेक मार लो, आप कैसे स्किड करते हैं? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, आपने ट्रस्ट किया कि इतना तो स्पीड मुझे मिलेगा, पर उतना स्पीड आपको नहीं मिला, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया था, आप स्किड कर गए. ओके. सो चौथा, फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर. फ्रिक्शन कॉजेज
वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर, इसलिए टायर की लाइफ कम हो जाएगी। तो इन सारी बातों को बच्चों ध्यान में रखते हुए, हाँ, जो भी रोड डिज़ाइन करते हैं या इंजीनियर्स है, उन्होंने सोचा कि यार ये पूरी तरह से फ्रिक्शन पे डिपेंड करना सही बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हम गाड़ी हवा में उड़ाए, आपकी कार तो आज भी रोड पे ही चलने वाली है, तो फ्रिक्शन तो आज भी होगा ही होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा तरीका सोचा बच्चों कि हम कार हाई स्पीड से टर्न भी ले और हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं होना पड़े। आई रिपीट, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि कार रोड पर टर्न भी ले ले हाई स्पीड से और हमको फ्रिक्शन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट, सो इट्स बेटर टू टेक इन द नेक्स्ट सेशन। सो अगला वीडियो उसी पर होगा बच्चों, जिसकी शुरुआत मैं यहीं से करने वाला हूँ। क्या आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है? फ्रिक्शन के नुकसान क्या है? एक तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू, दूसरा लिमिटिंग वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं, तीसरा वो भरोसे का फोर्स, इट्स नॉट अ रिलायबल फोर्स, रोड गीला तो वैल्यू चेंज कर देता है वो, और चौथा जितना ज़्यादा हम फ्रिक्शन के पीछे जाएंगे उतना ही ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा। आर वी क्लियर? नाउ दिस बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आई वुड वांट यू ऑल टू राइट एटलीस्ट वंस इन योर नोटबुक, मतलब रेफरेंस के अलावा एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क एक और बार आपको नोटबुक में लिख लेना चाहिए। With this, I will take your leave, students. See you in the next class. Thank you so much.